नमस्कार दोस्तों, आप सभी की जो एसेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों को हमारा एक सुझाव यह है कि आप सबसे पहले आप पीवाईक्यू को जो है वो रट जाएँ। क्योंकि जब तक आपका पीवाईक्यू आप नहीं रटेंगे तो आपकी सफलता की जो संभावनाएँ जो होती है थोड़ी-सी मुश्किल हो सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एसेट का एग्ज़ाम जो है वह चौ एसेट का एग्ज़ाम जो है आपका 14 अक्टूबर 2025 से आपके स्टार्ट हो जाएँगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें 2 पेपर तो एक ही होता है, मतलब पेपर तो आपका मान के चलिए कि प्रश्न पत्र जो हो मिलेगा वो एक ही मिलेगा, लेकिन उसमें 2 पेपर होंगे। एक होंगे आपका आपके सब्जेक्ट का, जिसमें आपके 100 प्रश्न होंगे और 50 प्रश्न जो होंगे वह आर्ट ऑफ टीचिंग का होंगे। क्या होंगे? आर्ट ऑफ टीचिंग का। और आर्ट ऑफ टीचिंग और आपके सब्जेक्ट में से 150 जो नंबर के एग्ज़ाम जो होंगे, उसमें से आपको 75 नंबर लेकर आना है। कितना नंबर लेकर आना है? 75 नंबर लेकर आपको आना है। ठीक है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम जितने भी 11th और 12th के जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट इतिहास है, उनको जितने भी पीवाईक्यू जो हैं उसको टॉपिक वाइज कवर करवाने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी पीवाईक्यू को बस एक बार सुन लें। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जितने भी आपके एसेट के सिलेबस दिए हुए हैं, जैसे कि आपका हड़प्पा सभ्यता, जैसे कि मौर्य काल, जैसे कि पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, हर्षवर्धन, चोल राजवंश, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध, दिल्ली सल्तनत का स्थापना जिसमें हम इल्तुतमिश बलबन को देखना है, मुगल साम्राज्य में अकबर को देखना है, राजपूत सिंह का मैंने अकबर के जितने भी धार्मिक नीति थी, इसके साथ ही इनके राजपूतों से संबंध क्या था, अकबर एवं राष्ट्रीय सम्राट को इनको देखना है। फिर प्लासी और बक्सर का युद्ध देखेंगे। प्लासी और बक्सर की युद्ध देखने के बाद 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके साथ ही जो आपके उदारवादी चरण हैं उनके भी देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद असहयोग आंदोलन के कारण और प्रभाव, जिसमें हम स्वराजवादियों ने कैसे स्वराज पार्टी का गठन किया था, ऐसी क्या परिस्थितियाँ जो हुई थी कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जितने भी इनके पीवाईक्यू हैं उन सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही जो आपके कैबिनेट मिशन से लेकर भारतीय स्वतंत्रता तक जितने भी घटनाएं जो है इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन सभी को आपके सामने कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर आप पीवाईक्यू को सही से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 15 से 20 प्रश्न जो होंगे वह ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर एग्जाम में आपको पीवाईक्यू जो होता है वह रिपीट होता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार जो आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवा रहा है वो टीसीएस कंडक्ट करवा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब टीसीएस कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है तो वह एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें आपके 150 प्रश्न आपको 150 प्रश्न जो होंगे और 150 प्रश्न में 50 प्रश्न जो होंगे वह आर्ट ऑफ टीचिंग के होंगे और 100 प्रश्न जो होंगे वह आपके सब्जेक्ट होंगे। और आप अगर थोड़ी सी मेहनत अगर कर रहे हैं तो आपके मान के चलिए कि 50 में से लगभग 30 से 35 प्रश्न जो हो जाएगा वह आप इससे कर लेंगे। ठीक है, बच गया 100 प्रश्न। तो आप कोशिश करिए कि अगर थोड़ा सा इसमें अगर पीवाईक्यू आप देख लेंगे तो आपका स्कोर जो है वह 100 प्लस बनने की संभावना बन जाती है, क्योंकि इस 100 में से अगर आप पीवाईक्यू कर लेंगे और इसमें और थोड़े से आप पढ़े भी होंगे तो आपके 60 से 65% आपके केवल सब्जेक्ट से सही हो जाएंगे। तो 60 से 65 इधर मान के चलिए और 30 से 35 मानिए, एवरेज मान के चलिए आपके 95 और 100 के आसपास रहेंगे। क्योंकि थोड़ा सा किसी चीज़ को आप हल्के में लेकर मत चलिएगा। कोई कभी कभी कहा गया है कि छोटा सा जख्म भी नासूर बना देता है, और 1 नंबर के चूक जो है आपको 1 साल अपने दोस्तों से पीछे करवा देता है। तो जो भी साथी हमारे साथ आज नए जुड़े होंगे उनसे मेरा आग्रह होगा
कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी क्लास एस्टेट के होंगे वो सबका नोटिफिकेशन आपके पास अवेलेबल होगा। हालांकि आज आपकी पहली क्लास है, तो थोड़ा सा आज जो क्लास का जो टाइमिंग होगा वह ज़्यादा समय नहीं होगा, थोड़ा सा, क्योंकि आज हम लगभग 20 प्रश्नों को ही सॉल्व कराएंगे और उसके बाद कल से हम पूरी क्लास जो है वह लगभग 50 से 55 मिनट की क्लास आपके कवर करने का हम प्रयास करेंगे। इसमें एक दिन में 2-2 टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि टाइम जो है वह बहुत ही कम बचा है। तो आइए थोड़ी सी क्लास को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न जो है वह पहला प्रश्न यह है, क्या है, थोड़ी सी जूम कर दें, आप लोग बोलेंगे तो थोड़ा जूम कर देते हैं। हाँ, और जूम कर दें, चलिए आप कहते हैं थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। चलिए, टॉपिक क्या है आपका, हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, अब ठीक है। देखिए, अगर हम बात करेंगे, आज हम 20 प्रश्न ही करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिएगा 20 प्रश्न में हम आज 20 प्रश्न जो करवाएंगे उसमें से अगर इनडायरेक्ट में देखेंगे तो आपको लगभग 40 से 50 प्रश्न कवर करेंगे। सबसे पहली प्रश्न जो है वह क्या है, यह बिहार स्टेट 15 सितंबर 2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है अस्मत, पोटन, दैमाबाद, रंगपुर। तो हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे दक्षिणी स्थल जो है उसका आंसर इसका जो होगा वह दयामाबाद हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह मानचित्र पर क्या है, त्रिभुजाकार है, और इसकी बात करेंगे तो यह सभ्यता अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में यह सभ्यता फैला हुआ था। इस सभ्यता की जो थी वह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। और लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की सीमा की अगर बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की सीमा जो है उत्तर में जो है वह है आपका मांदा, दक्षिण में जो हो गया वह आपका हो गया दयामाबाद, दक्षिण में जो हो जाएगा आपका उत्तर में जो हो जाएगा वो हो जाएगा मांदा, दक्षिण में जो हो जाएगा वो हो जाएगा दयामाबाद, पूरब में जो हो जाएगा आलमगीरपुर, और पश्चिम में जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुतकांगेडोर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मांदा जो है वह आपका जम्मू कश्मीर में है, आलमगीरपुर जो है वह उत्तर प्रदेश में है, दयामाबाद जो है वह महाराष्ट्र में है, और सुतकांगेडोर जो है वह बलूचिस्तान में है। अगर मांदा की बात करेंगे जो कि जम्मू कश्मीर में है, यह आपके चिनाब नदी पर है। जो दक्षिण में आपका दयामाबाद जो है यह आपके दक्षिण में अगर बात करेंगे तो दयामाबाद है, और दयामाबाद की अगर बात करेंगे इसके बाद अगर हम बात करें आलमगीरपुर की बात करेंगे तो आलमगीरपुर जो है यह उत्तर प्रदेश में है, और यह हिंद नदी के तट पर बसा हुआ है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, दूसरा प्रश्न, सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन थे। तो सिंधु क्षेत्र में जो आने वाली प्रथम प्रजाति जो थे वह ऑप्शन है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा है भूमध्य सागरीय, तीसरा है मंगोलायड, और चौथा ऑप्शन जो है अल्पाइन। इस प्रश्न का जो सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वक्राकार ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है। ऑप्शन आपके सामने है चुनहुतरो, हड़प्पा, सुतकांगेडोर, लोथल। अगर इसका अगर सही जवाब आप जानना चाहते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चुनहुतरो। ठीक है, चौथा प्रश्न आपके सामने है, द हड़प्पा कल्चर वाज द फर्स्ट अर्बन कल्चर ऑफ। इसका हिंदी में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी या किसकी संस्कृति थी। यह साउथ ईस्ट एशिया की थी, कि साउथ एशिया का था, कि साउथ नॉर्थ एशिया का था, मोर देन वन ऑफ द एबव, और ऑप्शन ई जो कहता है नन ऑफ द एबव। हिंदी में अगर बात करें तो प्रश्न एक बार फिर से सुनिए,
हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी। हाँ, कहाँ की थी भैया? ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्व एशिया का, दूसरा है आपका दक्षिण एशिया का, तीसरा है दक्षिण उत्तरी एशिया की, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर जो है वह है आपका बी, हड़प्पा सभ्यता जो थी वह आपका दक्षिण एशिया की है। इनको थोड़ा डिटेल पढ़ना है, वो डिटेल पढ़ लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज आपकी फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा आपकी चीज़ जो होगा वो सूटेबल नहीं होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो आपकी कल से जो है वह आपका अच्छे से क्लास चलेंगे और आपका सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा। और इसमें कल से हम थोड़ा सा आपको और इसमें इनोवेशन करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। पाँचवा प्रश्न जो है वह है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है चिरान, ऑप्शन नंबर बी है बेलन घाटी, ऑप्शन सी है कोसल, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ दी एबव, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई जो है नन ऑफ दी एबव। जो भी अगर से स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हैं तो एक तरह से आपका टेस्ट हो जा रहा है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रश्न क्या है एक बार फिर से प्रश्न दोहराते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है? तो चिरान तो आपका नहीं है, क्योंकि चिरान, बेलन घाटी, आपका कोसल और इस जो है यह तीनों जो है यह हड़प्पा घाटी सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता संबंधित नहीं है, इसलिए आंसर इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। छठा प्रश्न जो है कहाँ से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा मिला है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है लोथल। जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़े होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि 3 मुख वाले एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, जिन्हें शिव माना जाता है। तो इनकी सास जो है वह आपके मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है वह होता है मृतकों का टीला होता है। इसी मोहनजोदड़ो से आपके क्या है बड़े बड़े अन्नागार पाए गए हैं। और यहीं से अगर मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो जो है वह आपका किस नदी किनारे है? यह आपके सिंध नदी किनारे अवस्थित है। अब आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर मध्य शहर का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी आमरी। तो मध्य शहर का प्रमाण जो है वह आपके धौलावीरा से मिला हुआ है। मध्य शहर का प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा का नगर 3 भागों दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर में विभाजित था, ठीक है ना। 8वां प्रश्न जो है किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं? तो आपको ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जो है वो गुजरात से है, जैसे कि लोथल से मिला हुआ है। राजस्थान में बात करें कालीबंगा है, महाराष्ट्र में बात करें देहावद है। तो तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ से हड़प्पा सभ्यता के किसी प्रकार के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। 9वां नंबर पर अगर बात करेंगे जो है किस सैंधव सभ्यता में दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी चुनहुदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी धौलावीरा। प्रश्न जो है किस सैंधव शहर में दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है? तो चुनहुदड़ो जो है एक ऐसा शहर है जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है 10वां हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी? गुजरात में, अफगानिस्तान में, सिंध में, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ दी एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ दी एबव। इसका आंसर जो हो जाएगा डी, क्योंकि गुजरात में फैला हुआ था, अफगानिस्तान में फैला हुआ था, सिंध में फैला हुआ था। इस प्रकार से अभी तक आपके लगभग हम 10 प्रश्न कवर करवाएं, लेकिन हमारा मकसद आज का टारगेट था 20 प्रश्न का, लेकिन आज फर्स्ट डे होने के कारण आज आपके लगभग हम 10 प्रश्न ही करवा पा रहे हैं और थोड़ा सा आज क्लास यूट्यूब ढंग से नहीं हो पाया है। लेकिन अगर कल से आप चाहते हैं कि आपकी क्लास रेगुलर हो और आपके पूरे टॉपिक वाइज PY को बढ़िया से हो जाए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो जल्दी से चैनल को क्या करें सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ठीक है, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके सामने क्या हो, सबसे पहले अवेलेबल हो।
तो जो भी दोस्त हमारे आज चैनल से नए जुड़े होंगे उनसे मेरा आग्रह होगा कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कल से आपका नियमित क्लास होगा। तो इसी के साथ क्लास को ही समाप्त करते हैं। कोई सुझाव होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।